हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्कॉर्बिक एकेडमी और मैं हूं अंकित व्यास। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नेम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर के अंदर से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और साथ ही साथ हम इस चैप्टर का किस टाइप से फास्ट रिवाइज और कर सकते हैं, ऐसा एक माइंड मैप मैं आपको बताने वाला हूं कि इस चैप्टर को हम किस टाइप से फास्ट रिवीजन भी कर पाएंगे और एक माइंड मैप बना पाएंगे। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। तो आपने क्लास 7th के अंदर 2 टाइप्स के चेंजेस पढ़े होंगे कि चेंजेस 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपने पढ़ा होगा फिजिकल चेंजेस और एक आपने पढ़ा होगा केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो जनरली रिवर्सिबल होते हैं। लाइक उसका जो आपने एग्जांपल देखा होगा कि जैसे स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड का एग्जांपल्स होता है, या किसी भी सब्सटेंस के अंदर जहाँ पर न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, उसके साइज के अंदर या उसके शेप के अंदर या उसके कलर के अंदर कोई चेंजेस होता है तो उसको हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं। इसी टाइप से आपने केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा होगा कि केमिकल चेंजेस जो होते हैं वहाँ पर एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है या उसका साइज शेप भी चेंज हो सकता है, लेकिन मेनली अगर अपन बात करें तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा और दिस टाइप इज चेंज इज परमानेंट चेंज होगा। तो परमानेंट टाइप के जो चेंज होते हैं उसको अपन केमिकल चेंज कहेंगे, और ये जो चेंजेस होते हैं ये रिवर्सिबल टाइप के होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद अपने को इस चैप्टर में जो बात करनी है वो मेनली आपको केमिकल चेंजेस के बारे में बात करनी है। तो केमिकल चेंजेस को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो केमिकल चेंजेस को रिप्रेजेंट किया जाएगा केमिकल रिएक्शंस के। जैसा कि आपको एनसीईआरटी बुक के अंदर भी बताया हुआ है कि अगर एक मैग्नीशियम है, एक मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं। मैग्नीशियम एक मेटल होती है, 12 नंबर की मेटल पीरियोडिक टेबल के अंदर आती है। और मैग्नीशियम मेटल को अगर अपन बर्न करते हैं तो किसी भी चीज को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की हेल्प चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन गैस जहां पर होगी वहीं पर हम इसको बर्न कर सकते हैं। तो मैग्नीशियम का जो सिंबल है उसको Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन का जो सिंबल है उसको O2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। और मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की रिप्रेजेंट में अगर बर्न किया जाएगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस टाइप का एक सब्सटेंस बनता है। और इस टाइप से अगर हम किसी भी केमिकल वाली बात को अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पर, तो 2 सब्सटेंस या मोर देन 2 सब्सटेंस अगर यहां पर मिलते हैं और कोई एक प्रोडक्ट या मोर देन 2 प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, इस वाली बात को अपन कह रहे हैं कि ये एक केमिकल रिएक्शंस है। ठीक साहब, ये बात हो गई कि केमिकल रिएक्शंस होती है। लेकिन अब एक बात और ध्यान से देखिए कि हम एक लॉ पढ़ते हैं और उस लॉ का नाम होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशंस, लॉ ऑफ कंजर्वेशंस ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशंस ऑफ मास। इसका क्या मतलब होता है कि मास कंजर्व होता है। पूरे यूनिवर्स के अंदर या पूरी नेचर के अंदर जो मास होगा वो कंजर्व होगा। कंजर्व का मतलब कि मास नेवर कैन बी क्रिएटेड और नेवर कैन बी डिस्ट्रॉय। तो मास को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। केवल एक फॉर्म से अनदर फॉर्म के अंदर हम चेंज कर सकते हैं। जैसा कि यहां पे देख रहे हैं कि मैग्नीशियम है, यहां पर भी मैग्नीशियम है। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर दोनों साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर, LHS एंड RHS, इन दोनों हैंड साइड पर आपका जो मास है वो इक्वल मिलना चाहिए। इसी बात को अपन साबित करने जा रहे हैं, इस बात को प्रूव करने जा रहे हैं। और जब ये बात प्रूव करेंगे तो उसके लिए जो मेथड यूज में लेंगे उसको हम कहेंगे बैलेंस केमिकल रिएक्शंस या बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। तो इक्वेशंस ये बनेगी और रिएक्शंस की ये 2 मोर देन 2 सब्सटेंस रिएक्ट विथ ईच अदर एंड विल गिव राइज टू अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म। दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। तो यहां पर ये मोर देन 2 सब्सटेंस है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो यहां पर मैग्नीशियम की क्वांटिटी है 1 और यहां पर मैग्नीशियम की क्वांटिटी 1। लेकिन अगर देखें तो यहां पर ऑक्सीजन के जो एटम है, दोनों एटम एक साथ रह रहे हैं, मतलब O2 का 1 मॉलिक्यूल है। लेकिन यहां पर देखते हैं तो O2 का, ऑक्सीजन का एक ही एटम है, मतलब यहां पे 2 एटम है तो यहां पर भी 2 होने चाहिए। अगर यही बात तो यहां पर अगर मैं इसको 2 करूंगा तो फिर मैग्नीशियम की क्वांटिटी भी 2 हो जाएगी, तो यहां पर भी हम 2 लिखेंगे। अब यहां तो बिल्कुल सिंपल रिएक्शंस थी, इसलिए मैंने डायरेक्टली आपको ऐसा करके बता दिया। तो ये वाली बात भी अपन देखेंगे कैसे केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं, और इसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा।
तो उस ट्रिक का इंतजार करते रहिए और वीडियो को लगातार देखते रहिए। सारे इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट बनने वाले हैं वो बिल्कुल आपको एकदम बिल्कुल क्रिस्टल हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे कि सारे फंडे जो हैं इस चैप्टर को लेकर के आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट अपन जो बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्यों एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में होती है। सर ये केमिकल रिएक्शंस हो ही क्यों रही है? क्योंकि अभी इसके लिए एक स्टोरी देखेंगे अपन। एक मान लेते हैं एक सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस क्यों किसी अदर सब्सटेंस के अंदर या क्यों किसी न्यू सब्सटेंस के अंदर चेंज हो रहा है, ये भी तो बात होनी चाहिए ना कि क्यों सर केमिकल रिएक्शंस हो रही है। मैं आपको इसको एक दूसरे एग्जांपल से बताता हूं। जैसे कि अपने घरों के अंदर एक छोटा न्यूबॉर्न बेबी है, छोटा बच्चा है, और छोटे बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी का हाई लेवल होता है, मतलब उसके अंदर एनर्जी का लेवल हाई, एनर्जी लेवल हाई है। जब जिसका एनर्जी लेवल हाई होता है तो क्या वो स्टेबल होता है? बिल्कुल नहीं, वो स्टेबल नहीं होता है। मतलब वो किसी भी दूसरी चीज से कहीं घर में कुछ तोड़ फोड़ देगा या किसी और चीज को किसी दूसरे बच्चे से झगड़ा कर लेगा या किसी दूसरे बच्चे के साथ गेम खेलेगा। मतलब जिसका एनर्जी लेवल हाई होता है उसकी स्टेबिलिटी जो होगी, उसकी स्टेबिलिटी वो होगी लो। तो यहां पर इस सब्सटेंस की एनर्जी लेवल हाई है और स्टेबिलिटी उसकी होगी लो। तो वो अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहता है। हर कोई अपनी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहता है। आप क्लास 10th के अंदर पढ़ रहे हैं, आप क्लास 11th पढ़ेंगे, 12th पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, उसके आगे और पढ़ाई करेंगे और अपने आप को स्टेबल बनाएंगे इस लाइफ स्टाइल के अंदर या इस लाइफ के अंदर। तो हम अपने आप को स्टेबल बना रहे हैं कि हम अपनी एनर्जी का बेहतर तरीके से कंज्यूम कर पाएं या हम अपनी एनर्जी का बेहतर तरीके से यूज कर पाएं। उसी बात को यहां पर देख रहे हैं कि जब आप स्टेबल हो जाते हैं तो आपका एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा? एनर्जी लेवल डिक्रीज हो जाएगा या लो हो जाएगा। और जब स्टेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी हाई। तो कोई भी सब्सटेंस केमिकल रिएक्शंस इसलिए करता है क्योंकि उसका एनर्जी लेवल हाई होता है और वो अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है। जब वो स्टेबल हो जाएगा तो उसका एनर्जी लेवल डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई बात कि केमिकल रिएक्शंस क्यों होती हैं। अब उसके बाद क्या केमिकल रिएक्शंस सारी एक जैसी होती होगी कि क्या दो कंपोनेंट आपस में मिले और उन्होंने मिलकर के कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर दिया तो एक केमिकल रिएक्शंस हो गई? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई एक सब्सटेंस उसका एनर्जी लेवल बहुत हाई था तो वो दो चीज़ों में टूट गया हो, ब्रेक डाउन हो गया हो, तो ऐसी भी केमिकल रिएक्शंस हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि दो सब्सटेंस मिल रहे हो और कोई तीसरा दूसरा सब्सटेंस आ जाए, थर्ड वाला कोई पार्टिकल्स आ जाए और वो उनके बीच में आकर के जुड़ जाए और किसी पहले वाले को हटा दे, तो भी उनका एनर्जी लेवल हाई हो सकता है। हो सकता है आपको बात समझ में नहीं आ। अब मैं आपको बताता हूं कि केमिकल रिएक्शंस के क्या क्या टाइप होते हैं। जो भी मैंने अभी बात बोली है उसको अपन यहां पर बोर्ड पे देख के आप समझेंगे। तो केमिकल रिएक्शंस जो होगी वो जनरली अगर मैं डिवाइड करूं तो 4 पार्ट के अंदर अपन डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट कौन सा होगा? कंपोजिशन रिएक्शंस। सेकेंड पार्ट कौन सा होगा आपका? डीकंपोजिशन रिएक्शंस। थर्ड एक और टाइप बन सकता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और फोर्थ एक और बन सकता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ये 4 टाइप की रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टिकल अटैच एंड नॉन अटैच या बॉन्ड और नहीं बॉन्ड बनाने के जो बेस पे होगा, उस बेस पे हम 4 टाइप से हम केमिकल रिएक्शंस को पार्टिसिपेट या डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या क्या टाइप होगा? कंपोजिशन रिएक्शंस का एक एग्जांपल, जैसे कि अगर कोई पार्टिकल ए है और दूसरा कोई पार्टिकल बी है और ये दोनों आपस में मिले और इन दोनों ने एक नया प्रोडक्ट बना दिया या एक नया सब्सटेंस बना दिया जिसका नाम है AB। ठीक है, इसका जस्ट रिवर्स
अगर कोई ए बी सब्सटेंस है जिसकी एनर्जी बहुत हाई होगी किसी टाइम में सपोज, और उसने अगर ब्रेक डाउन कर लिया और अपने आप को दो टुकड़ों में तोड़ लिया ए और बी, तो इसको अपन कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। एक और क्या हो सकता है, अगर कोई एक पार्टिकल है ए बी और उसके साथ किसी थर्ड वाले पार्टिकल सी ने रिएक्शंस करी, और सी वाले पार्टिकल ने जैसे ही रिएक्शन करी उसके बाद यहां पर आपका बनेगा ए और यहां पे बनेगा सी और यहां पर आपका हो जाएगा बी अलग, तो इसको अपन कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। कैसे याद रखेंगे इसको, कि सी ने यहां पर बी को डिस्प्लेस कर दिया और ए के साथ खुद कनेक्ट हो गया, इसको अपन कहेंगे कि बी को डिस्प्लेस किया, इसलिए एक पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल्स को डिस्प्लेस कर दिया, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। नेक्स्ट उसके बाद एक और रिएक्शंस कैसे बन सकती है, कि अगर ए बी ने सी डी के साथ रिएक्शन की, ए बी रिएक्ट विथ सी डी और विल गिव राइज टू, यहां पर आप देखेंगे तो ए सी प्लस बी डी, इस टाइप से जो रिएक्शंस किए कि दोनों सब्सटेंस के अंदर दो अलग अलग पार्टिकल्स ने दो बार डिस्प्लेस किया, तो इसको अपन बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो ये तो आपका एक कॉमन मैंने डेफिनेशन के थ्रू या उसका एग्जांपल्स के थ्रू अपन ने देखा है। अब इसकी जो बुक के एग्जांपल है बच्चों, वो आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आपका जो बोर्ड का सीबीएसई का जो पेपर बनेगा वो मेनली एनसीईआरटी की बुक से ही पेपर बनता है। तो एनसीईआरटी की बुक के अंदर जो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं उनको आपको बिल्कुल एकदम याद कर लेना है। तो कैसे हम याद करेंगे, तो यहां पर अभी पहले देखने वाले हैं कि a प्लस बी विल गिव राइज टू ए बी। इसका क्या एग्जाम्पल बनता है, जैसे एक एग्जाम्पल बनता है कैल्शियम, कैल्शियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और यहां पर बना देता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल बन सकता है, बिल्कुल और भी एग्जाम्पल बन सकता है, कार्बन प्लस O2 विल गिव राइज टू CO2, ऐसा भी एक एग्जाम्पल बन सकता है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल बन सकता है, जैसे कि 2H2 प्लस O2 विल गिव राइज टू, यहां पर 2H2, ये भी एक एग्जाम्पल बन सकता है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे CH4 प्लस O2, यहां पर आपका ये जो बनेगा CO2 प्लस H2, ये भी एक एग्जाम्पल बन सकता है। और एग्जाम्पल देखना हो तो और एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं, जैसे C6H12O6 विल गिव प्लस रिएक्ट विथ 6O2 विल गिव राइज टू, यहां पर आप देखेंगे तो 6CO2 प्लस 6H2। तो ये आपको लगभग मैंने 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए। इस टाइप के आपके सारे एग्जाम्पल्स बन सकते हैं कंपोजिशन रिएक्शंस के अंदर। क्या हो रहा है यहाँ पर, कोई भी एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ कंबाइन हो रहा है और एक दूसरा नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है। ये सारे एग्जाम्पल्स आपके हो गए कंपोजिशन रिएक्शंस के। नेक्स्ट अगर हम कंपोजिशन रिएक्शंस और डीकंपोजिशन रिएक्शंस को अगर हम कंपेयर करें तो हम यहाँ पर जस्ट एक रिवर्स टाइप का देख रहे हैं कि वहाँ पर दो सब्सटेंस आपस में ऐड हो रहे हैं और एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं, और यहाँ पर एक नया सब्सटेंस जो है वो अलग अलग दो नए सब्सटेंस बना रहा है, यानी कि ब्रेक डाउन हो रहा है। तो जस्ट रिवर्स या जस्ट अपोजिट टाइप की जो रिएक्शंस होती है कंपोजिशन एंड डीकंपोजिशन, नाम से ही पता चल रहा है कंपोजिट यानी कि ऐड हो रहे हैं, और यहां पर पता चल रहा है डीकंपोजिट यानी कि दोनों एक दूसरे से बिछड़ रहे हैं। अब डीकंपोजिशन के लिए देखेंगे तो यहां पर आपको 3 टाइप की मेथड मिलेगी कि किसी भी मॉलिक्यूल को अगर ब्रेक डाउन करना है तो 3 टाइप से आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं। या तो हम उसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर देंगे, हीट पे देंगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, अपने अपने पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा। सेकेंड, या फिर और दूसरा क्या है कि हम उसको फोटोलाइटिक एनर्जी देंगे, हम उसको लाइट एनर्जी देंगे और लाइट एनर्जी लेने के बाद वो अपने पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे फोटो का मतलब होता है साइंस में कि लाइट एनर्जी, एंड लाइटिक या लाइसिस का जो वर्ड का मतलब होता है यानी कि ब्रेक डाउन, तो फोटोलाइटिक एनर्जी। एक और होता है
इलेक्ट्रो और लाइसिस, लाइसिस का मतलब अभी मैंने आपको बताया, लाइसिस माने ब्रेकडाउन होना, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू अगर ब्रेकडाउन होगा तो हम उसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। तो डीकंपोजिशन रिएक्शंस जो होता है वो आपका 3 मेथड के द्वारा ब्रेकडाउन हो सकता है। कई बार रिएक्शंस के अंदर HNu लिखा हुआ आ जाता है। HNu का मतलब होता है कि एक फोटोन पार्टिकल्स जो होता है जिस लाइट एनर्जी के अंदर, वो फोटोन पार्टिकल्स के थ्रू वहां पर ब्रेकडाउन हुआ है। और फोटोन पार्टिकल क्या होता है इसके लिए आप क्लास 11th का वीडियो देख सकते हैं, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर फोटोन एनर्जी या प्लांक मैक्स प्लांक वाली बात होती है। खैर अभी हमारे ये सिलेबस की बात नहीं है, हमें यहां पर यह समझना है कि डीकंपोजिशन रिएक्शंस क्या होती है। अब हीट वाले कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि आपके एक लैब में प्रैक्टिकल भी करवाया होगा और नहीं भी करवाया तो भी ये आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे FeSO4 जो होता है, फेरस सल्फेट जो होता है, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है, और इसको अगर हम हीट देते हैं तो ये यहाँ पर आपका 2 टुकड़ों के अंदर टूट जाता है। एक तो आपका होता है FeSO3 और प्लस SO2 प्लस SO3, तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के अंदर ब्रेकडाउन हो जाता है। इसका एक प्रैक्टिकल भी होता है क्लास 10th के लैब मैनुअल के अंदर, अगर आप देखेंगे तो वहां पर यह लिखा होगा कि फेरस सल्फेट को जब हीट किया जाता है तो ग्रीन कलर का जो सॉल्यूशन होता है वो बाद में फेरस सल्फेट का जो सॉल्यूशंस होता है उसका ग्रीन कलर वहां पर डिसअपीयर हो जाता है। तो वो जो डिसअपीयर होता है क्योंकि हीट दी आपने, इसलिए वो वहां पर डिकम्पोज हो जाता है सॉल्यूशंस। तो इस टाइप से भी आप याद रख सकते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है या लिखना है तो आप लिखते भी जाएंगे और समझते भी जाएंगे बात को। नेक्स्ट उसके बाद अपन बात कर रहे हैं कि फेरस सल्फेट के अंदर Fe2O3, हाँ फेरस सल्फेट, ओके सॉरी ये एक मिस्टेक है, FeO3 यहाँ पर, ये FeO3 ये करेक्शन कर लेंगे आप। नेक्स्ट उसके बाद एक और रिएक्शंस अगर अपन देखते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, क्विक लाइम आपने सुना होगा नाम, कैल्शियम ऑक्साइड का नेम होता है चूना जो होता है, चूना बच्चों उसका जो फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड या CaO बोलते हैं अपन इसको। और जब चूने को पानी के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, वाटर के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, तो यहां पर आपका बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अपन चूने का पानी बोलते हैं, और उस चूने के पानी के साथ अगर CO2 की रिएक्शंस करवाते हैं तो ये आपका बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट देंगे तो यहां पर ये वापस से अपने कंपोनेंट के फॉर्म में ब्रेकडाउन हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है इसलिए इसको डीकंपोजिशन रिएक्शंस बोलते हैं। अच्छा अगर एक बात बताओ कि यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दोनों ने ऐड होकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, ये कौन सा टाइप की रिएक्शन होगी? कमेंट में आप जवाब देंगे। मैं यहां पर आपको हिंट दे रहा हूं कि कैल्शियम ऑक्साइड एंड H2O ने रिएक्ट करके या ऐड करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। अभी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, यहीं आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से टाइप की रिएक्शंस होगी। नेक्स्ट और भी हम रिएक्शंस देख सकते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शंस के अंदर, जैसे कि एक रिएक्शंस और होती है PbNO3 होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट बोलते हैं इसको बच्चों। PbO और NO2 के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है, तो PbO प्लस NO2 यहां पर इसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है, और इसको भी अपन यहां पर डीकंपोजिशन रिएक्शंस की कैटेगरी में रखते हैं। तो इस टाइप की बहुत सारी रिएक्शंस है, लेकिन मैं आपको सारी रिएक्शंस बताने के लिए हूं तो एक आध रिएक्शंस और मैं यहां पे लिख देता हूं, उसके बाद आप उन रिएक्शंस को अपनी नोटबुक में या किसी भी एक पेज पर आप नोट कर लेंगे। तो एक जैसे एक और रिएक्शंस यहां पर आपकी होती है AgBr की। पुराने टाइम पर जो बच्चों कैमरा चलता था आपका ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा, तो ब्लैक एंड व्हाइट कैमरे के अंदर जो फोटो कैप्चर्स होती थी वो 2 ही कलर के अंदर होती थी, एक ब्लैक कलर का और एक व्हाइट कलर के अंदर। तो वहां पर एक रील्स आती थी, आपने कभी अपने मम्मी पापा की या दादा दादी की शादी की फोटो की रील्स देखी होगी, तो उस रील्स के अंदर आपको बताया होगा कि ये नेगेटिव रील्स है जिससे कि पॉजिटिव फोटो बनाया जाता था। उस नेगेटिव रील्स से जो पॉजिटिव फोटो या ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटो बनाया जाता था, उस रील्स के अंदर
सिल्वर के हेलाइड आते थे। हेलाइड किसका बोलते हैं? जैसे AgBr हो गया, AgCl हो गया, AgI हो गया। ये जो सिल्वर के हेलाइड होते थे ये बहुत फोटोसेंसिटिव होते थे। तो ये फोटोसेंसिटिव का मतलब हुआ कि लाइट से रिएक्ट करते थे। तो AgBr जब भी लाइट से रिएक्ट करता है तो ये दो कंपोनेंट्स के अंदर टूट जाता है, Ag प्लस Br। और जब Ag टूट जाता है तो सिल्वर जब लाइट के साथ रिएक्ट कर लेता है या बाहर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है तो सिल्वर जो होता है वो ब्लैक कलर का हो जाता है। मैं यहाँ आपको सिंपल लैंग्वेज के अंदर ये बात कहूँ कि चांदी के जो बर्तन होते हैं वो अगर आपने देखा होगा कि बहुत लॉन्ग टाइम तक आपके घरों के अंदर पड़े होंगे तो चांदी के बर्तन काले कलर के हो जाते हैं, ब्लैक कलर के हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? क्योंकि सिल्वर जो है वो बाहर के एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन से रिएक्शंस कर लेता है और वहां पर सिल्वर ऑक्साइड बन जाता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। तो जहां पर लाइट गिरती थी वो ब्लैक कलर का पार्ट हो जाता था और जहां पर बाकी लाइट नहीं गिरती थी या जहां पर वो पार्टिकल्स नहीं होते थे या ब्रोमीन टाइप का होता था वहां पर आपको व्हाइट कलर मिल जाता था। तो इस टाइप से ये जो रिएक्शंस होती थी ये लाइट के साथ रिएक्शंस होती थी, इसलिए इसको अपन AgBr का डीकंपोजिशन बोलेंगे। AgBr डीकंपोज हो गया अपने दो कंपोनेंट्स के अंदर, Ag और Br के अंदर। ऐसा ही आप AgCl के साथ भी लिख सकते हैं। AgCl रिएक्ट विथ लाइट एंड Ag प्लस Cl2। तो ये दोनों रिएक्शंस भी आप इस डीकंपोजिशन रिएक्शंस के अंदर नोट डाउन करेंगे। ओके, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है? तो यहां पर अगर अपन बात करते हैं कि कोई एक सब्सटेंस होगा और वो किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ उसको रिप्लेस कर देगा, लेकिन यहां पर एक कंडीशन जरूरी है। ये जो C है ये इसमें जिसको रिप्लेस करेगा उसको हाईली एनर्जेटिक होना पड़ेगा। मतलब C को हाईली एनर्जेटिक होना पड़ेगा, हाईली रिएक्टिव होना पड़ेगा। अगर ये बहुत लो रिएक्टिव है तो इसमें से किसी एक को भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो यहां पर C अगर हाईली रिएक्टिव होगा तो वो रिप्लेस कर देगा। क्या होता है इसका एग्जाम्पल? इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे कि यहां पर अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यहां पर एक एग्जांपल होता है जैसे CuSO4 कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ब्लू कलर का सॉल्यूशन आता है बच्चों। और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन अगर Fe के साथ उसके साथ आयरन नेल का एक प्रैक्टिकल भी होता है ये, तो आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के अंदर डीप कर दिया तो आयरन नेल जो होती है वो लाइक ब्राउन कलर की होती है और कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। आयरन जो होता है वो कॉपर से बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टेड होता है। ठीक है, तो स्टोरी लाइक समझो कि यहां पर कॉपर और सल्फेट दोनों मजे से आराम से रह रहे थे और फेरस जो था, फेरस एक दिन आता है उनकी लाइफ में और कॉपर को रिप्लेस करके और सल्फेट के साथ में रिलेशन बना लेता है। ठीक है, और कुछ नहीं सोचना है आपको, केवल स्टोरी पे और रिएक्शंस पे ध्यान देना है। तो यहां पर आपका बन जाएगा FeSO4 और प्लस बेचारा अकेला कॉपर क्या हो जाएगा? बेचारा अकेला कॉपर अलग हो जाएगा। तो इस रिएक्शंस के अंदर आप देखेंगे कि कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है आयरन ने और इसी रिएक्शंस को अपन बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन। एक और एग्जांपल के अंदर अपन देखते हैं जैसे कि जिंक के साथ भी यही होता है। ये कॉपर सल्फेट को एक साथ देखना ही नहीं चाहता कि इस कॉपर को तो आज मैं अलग करके रहूंगा, सल्फेट के साथ तो मैं आऊंगा। तो यहां पर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाता है और फिर बेचारा कॉपर अलग का अलग अकेला हो जाता है। इस टाइप से भी अपन रिएक्शंस देख सकते हैं। नेक्स्ट एक और देख सकते हैं, अगर यहां पर Pb आ जाता है तो वो Pb प्लस CuCl2, ये एक अदर एग्जांपल, ये भी एनसीईआरटी बुक के अंदर लिखा हुआ है बच्चों। Pb लेड होता है और CuCl2, तो CuCl2 अपने मजे से रह रहे थे और यहां पर जैसे ही होगा तो PbCl2 बन जाएगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं PbCl2 प्लस Cu। अगर आपको रिएक्शंस नहीं भी दिख रही है या रिएक्शंस में आपको ऐसा लग रहा है तो ये सारे एग्जांपल्स जो हैं वो एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि आपका जो पेपर डिजाइन होगा या पेपर जो बनेगा वो एनसीईआरटी बुक के थ्रू ही बनेगा। तो आपका पहला मेन जो टारगेट होना चाहिए वो कॉन्सेप्ट समझने का होना चाहिए। एग्जाम्पल्स तो आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, है ना। अब एग्जाम्पल्स
को लर्न करने का जो फास्ट तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइप से एक चार्ट बनाएंगे अपन और उसी के ऊपर आप छोटा छोटा सारे वर्ड्स को लिख लेंगे और रोजाना उस चार्ट को देखेंगे। तो ऐसा होता है जनरली, अगर हम किसी एक चीज को रोज रिवाइज करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बैठ जाएगा और वो आपको बहुत फास्ट लर्न हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, यहां पर ये 3 रिएक्शंस अपन ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की देख ली। अब मैं आपको डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शंस भी बता देता हूं। डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शंस यहां पे देख लेते हैं अपन, या फिर यहां पे देखें, यहां पे देख लेते हैं, वहां पे जगह नहीं है। तो चलिए, एक रिएक्शंस जैसे अगर आपकी होती है कि ये आपका बनेगा सोडियम सल्फेट। सोडियम और सल्फेट दोनों अच्छे से रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके रिलेशन में। सोडियम सल्फेट के साथ रह रहा है, सोडियम सल्फेट के साथ, और इनके साथ में एक दिन दूसरा एक कपल और आ जाता है, बेरियम क्लोराइड, BaCl2। ठीक है, अब इन दोनों का एक दूसरे पर ध्यान जाता है, एक दूसरे को अटेंशन देते हैं। तो सोडियम जो जाता है वो Cl के साथ और बेरियम जाएगा सल्फेट के साथ में। तो क्या बनेगी रिएक्शंस? यहां पर आपका बन जाएगा एक तो NaCl, क्योंकि Cl भी 2 है और Na भी 2 है, तो यहां पर आपका बन जाएगा 2NaCl प्लस नेक्स्ट आप देखेंगे बेरियम एंड सल्फेट, तो यहां पर BaSO4। तो यहां पर क्या हुआ कि इस एटम के अंदर से भी एक ने दूसरे को रिप्लेस किया और इस मॉलिक्यूल के इस सब्सटेंस के अंदर से भी एक एटम ने दूसरे को रिप्लेस किया। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो 2 बार हो गया। जब 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो AB प्लस CD विल गिव राइज टू AC प्लस BD। दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो ये सारे एग्जांपल्स आपको एक बार लर्न करने हैं। ये सारे एग्जांपल्स, उस एग्जांपल्स को आप अपनी नोटबुक के अंदर यहां पे लिखेंगे और उसके बाद अपन बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की। तब तक अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो अब बच्चों हम देखने वाले हैं कि एक और टाइप से हम देख सकते हैं रिएक्शंस। ध्यान से देखो कि जब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस थी तो हमने क्या किया था? एनर्जी को दिया था, हीट दी थी, फोटोलाइटिक के फॉर्म में एनर्जी दी थी आपने, इलेक्ट्रोलाइसिस की फॉर्म में एनर्जी दी थी। या जब आपको कंपोजिट करना था तो कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिनको कंपोजिट करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, या जब डिकम्पोज करना होगा तो एनर्जी मे बी पॉसिबल रिलीज हो सकती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी वी कैन डिवाइड अ केमिकल रिएक्शंस इनटू 2 पार्ट्स। तो एक रिएक्शंस तो आपकी बनती है एक्सोथर्मिक और एक रिएक्शंस आपकी बनेगी एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब जहां पर एनर्जी रिलीज होगी, मतलब आपने कोई सब्सटेंस लिया और उसको अगर आपने यहां पर ब्रेक डाउन किया A प्लस B और यहां पर आपको प्लस में एनर्जी मिल गई, तो इसको आप बोलेंगे कि ये रिएक्शंस जो है वो एग्जॉस्ट हो रही है, एनर्जी एग्जॉस्ट हो रही है, मतलब बाहर आ रही है। तो जब एनर्जी आपको बाहर मिलेगी तो उसको आप कहेंगे एक्सोथर्मिक। थर्मिक का मतलब हो गया टेम्परेचर या हीट से, एक्सो का मतलब हो गया कि बाहर की तरफ आ रही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एंडोथर्मिक, जहां पर आपको AB के साथ में एनर्जी देनी पड़े और एनर्जी देने के बाद में ये कोई रिएक्शंस करके और फिर यहां पर AB के साथ में एनर्जी देनी पड़े और यहां पर आपको एक कुछ दूसरा सब्सटेंस मिल जाए तो यहां पर आपको AC मिले। इस टाइप की रिएक्शंस को आप बोलेंगे कि यहां पर एनर्जी देकर के हमने कंबाइन करवाया है। तो यहां पर एनर्जी जहां पर दी जाती है उसको आप कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस, और जहां पर एनर्जी रिलीज होगी उसको आप कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इसके भी एग्जांपल देखेंगे। अच्छा, एक और प्रोसेस हो सकती है कि केमिकल रिएक्शंस को हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेस पर भी डिवाइड कर सकते हैं। सर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेस पे डिवाइड क्यों? क्योंकि देखो, एनवायरनमेंट के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो एक्टिव गैस है, सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव गैस है वो होती है आपकी ऑक्सीजन। या जो सबसे ज्यादा और दूसरी गैस प्रेजेंट है तो उसमें से अगर अपन बात करते हैं तो एक हाइड्रोजन भी गैस है जो बहुत सारी गैस के अंदर इन्वॉल्व होती है। तो अगर यहां पर बात करेंगे तो 2 पार्ट्स के अंदर 2 रिएक्शंस आपकी केमिकल रिएक्शंस और बन सकती है। एक बनती है आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, और एक रिएक्शंस आपकी बनती है रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, ये क्या होता है? व्हेन एन एटम कंबाइन विथ ऑक्सीजन
विल गिव राइज टू मेटल ऑक्साइड या एटम ऑक्साइड। ये जनरली मेटल के साथ होती है। जैसे मेटल को अपन चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ेंगे कि मेटल को आपने अर्थ क्रस्ट से निकाला, बिल्कुल प्योर फॉर्म के अंदर आपने मेटल निकाला, मेटल एकदम चमचमाती हुई बाहर आई। अर्थ क्रस्ट के अंदर से जैसे ही मेटल बाहर आती है तो इन्वायरमेंट के अंदर क्या देखती है? ऑक्सीजन। और मेटल ऑक्सीजन जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं, दोनों ही बहुत पुराने बिछड़े हुए यार हैं। मतलब यहाँ पर मेटल और ऑक्सीजन जब भी मिलेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती है कि जब भी कोई एटम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ठीक है, अब रिडक्शन किसको कहेंगे? ये तो आपने गेस कर ही लिया होगा कि रिडक्शंस का मतलब ये होगा कि सर जहाँ पर अगर कोई मेटल ऑक्साइड है वो अगर यहाँ पर दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो उसको अपन कह देंगे रिडक्शंस। लेकिन इसको हम एक पार्ट में और डिवाइड कर सकते हैं। अगर कोई हाइड्रोजन से अलग होता है, यहाँ पे अगर कोई, ये H का मतलब है हाइड्रोजन और A का मतलब है कोई भी पार्टिकल या एटम, तो अगर हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर आप इसको भी क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर अगर हाइड्रोजन का कोई एडिशन हो जाएगा तो उसको आप क्या बोलेंगे? रिडक्शंस। तो इसके अंदर क्या कर देंगे? A+H विल गिव राइज टू AH। तो क्या होता है कि ये H2O के बेस पे कहा जाता है। H2O के बेस पे यानी कि H और O ये दो चीजें आपको मिली। तो जब ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो ऑक्सीडेशन, जब हाइड्रोजन का एडिशन होगा तो रिडक्शंस, जब दोनों को अपोज कर देंगे तो जब हाइड्रोजन का रिमूवल होगा तो ऑक्सीडेशंस, ऑक्सीजन का रिमूवल होगा तो यहां पर रिडक्शंस। तो किसी भी एक बात को आप याद रख लेंगे, बाकी दूसरी ऑटोमेटिकली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इस टाइप के एग्जांपल्स भी होते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर 2 टॉपिक और आते हैं बच्चों, तो वो 2 टॉपिक भी मैं यहीं पर आपको ऐड करवा देता हूं। एक टॉपिक आता है कोरोजन और एक टॉपिक आपका आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी देखो, 2 टाइप के सब्सटेंस होते हैं। एक तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के टाइप के सब्सटेंस होते हैं या एक बायोडिग्रेडेबल चीज़ें होती है, और एक आपकी होती है कि जैसे कोई आयरन, कोई मेटल या कोई नॉन लिविंग सब्सटेंस है। नॉन लिविंग तो जनरली दोनों ही होंगे, लेकिन अगर जैसे आयरन के ऊपर किसी ऑक्सीजन ने रिएक्शंस किया, वाटर ने रिएक्शंस किया, तो उसको अपन बोलेंगे कोरोजन की प्रोसेस। और अगर रेंसिडिटी के अंदर जैसे कि आपका ब्रेड हो गया, चपाती हो गया या कोई भी फूड आइटम हो गया और उसके साथ अगर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और ऑक्सीडेशन होने के बाद वो चीज़ जो होती है वो बिल्कुल बेकार हो जाती है या हमारे खाने के लायक नहीं रहती है, तो उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। तो इस टाइप से आप एक पूरा चैप्टर को एक ही पेज पर और एक ही क्लास में बहुत फास्ट तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप इसको एक पेपर चार्ट के ऊपर डिजाइन कर रहे हैं तो इस चार्ट के अंदर जहां पर भी आपको ऐसा लगे वहां पर आप इसके साथ में कुछ इसके 2-3 कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको अभी बोल के बताएं वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं, और इस टाइप से आपका पूरा चैप्टर जो होगा वो फास्ट रिवाइज हो जाएगा। तो इस टाइप से इस चैप्टर के अंदर, अब इस चैप्टर के अंदर से एक कॉन्सेप्ट और आपका बाकी आ रहा है कि केमिकल रिएक्शंस को हम बैलेंस किस टाइप से करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम फटाफट से देख लेते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने की एक अमेजिंग टेक्निक। ओके, तो अब हम यहां पर केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने की एक ट्रिक देखने वाले हैं। बड़ी ही फेमस ट्रिक है ये। तो ट्रिक देखेंगे हम कि किस प्रकार से हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। तो जैसे आपकी बुक के अंदर एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि फेरस जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करने पर फेरस सल्फेट बना देता है या आयरन का कोई भी एक हाइड्रेटेड बन जाएगा, Fe3O4। Fe3O4 बनेगा और फिर प्लस H2 बन जाएगा। तो यहाँ पर हम इस टाइप की एक केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, इसको कैसे बैलेंस करना है देखो फटाफट एक तरीके से देखते हैं। तो मैं यहाँ पर इस एग्जाम्पल को अपन देखते हैं। तो सबसे पहले आप बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद इन चारों के आगे A, B, C एंड D, इसको ABCD मेथड भी बोलते हैं, ABCD लिख दिया। अब आपको इसके अंदर एलिमेंट लेने हैं। तो आपके पास एलिमेंट देखेंगे, सबसे फर्स्ट Fe है आपके पास, सेकेंड एलिमेंट है आपके पास हाइड्रोजन एंड थर्ड एलिमेंट है आपके पास ऑक्सीजन। ओके, अब हम इसके लिए केमिकल
इक्वेशंस बना देंगे, मतलब अब केमिस्ट्री के अंदर यहाँ पर मैथ्स लगाने वाले हैं, और मैथ्स तो आप सबके स्ट्रॉन्ग ही है, याद है ना। तो देखेंगे यहाँ पर अब आप देखेंगे एफी कितना है ए, इधर देखेंगे और कहीं एफी नहीं, इधर देखेंगे सी, तो एरो के निशान के बाद क्या लगाएंगे आप यहाँ इज इक्वल टू, और इधर क्या हो जाएगा 3C। ओके, हाइड्रोजन के लिए देखेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2B, फिर इज इक्वल टू, और कहीं हाइड्रोजन नहीं है। उस वाली रिएक्शंस में देखेंगे तो वहां पर कितना है 2D। ओके, इसी टाइप से ऑक्सीजन के लिए देखेंगे तो ऑक्सीजन यहां पर कितना है B इज इक्वल टू, उधर ऑक्सीजन कितना है 4C, बस हो गया। अब यहां पर आपको ये देखना है आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर 3 बनी। इन तीनों इक्वेशंस में कॉमन क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर ए, या तो यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर में सी कॉमन आ रहा है और इसमें भी एक सी कॉमन आ रहा है, मतलब जो सबसे ज़्यादा टाइम रिवाइज हो रहा हो, या फिर आपको बी या बी कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों में से किसी एक को जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा हो, मतलब या तो बी ज़्यादा बार आ रहा है या सी ज़्यादा बार, किसी भी एक को एज्यूम कर लेना है। आप एज्यूम करेंगे यानी कि B सबसे ज्यादा बार, तो मैंने यहाँ पे B को एज्यूम कर लिया। अगर मैं B को एज्यूम करता हूं तो B को मान लेते हैं अपन 1, तो यहाँ पर अगर B आपका 1 है तो इक्वेशन नंबर 3 या 2 किसी को भी अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3 से B इज इक्वल टू 1, तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 4 और C, तो यहाँ पर आपका C कितना हो जाएगा C इज इक्वल टू 1/4। ओके, अब A बचा है तो A को यहाँ से इक्वेशन के अंदर से देख लें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पर A इज इक्वल टू 3 और 1/4, तो यहाँ पर आपका A आ जाएगा 3/4, बस A B C। अब क्या बचा आपका D बचा, तो D तो होगा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब D की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपकी 1, बस। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस रिएक्शंस के अंदर ABCD की वैल्यू पुट कर देनी है, आपकी केमिकल रिएक्शंस बैलेंस हो जाएगी। जैसे यहाँ पर A की जगह आप क्या रखेंगे, A की वैल्यू आ गई आपकी 3/4, यहाँ पर B की वैल्यू कितनी रखेंगे 1 को इसे भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। C की वैल्यू आपकी कितनी आई 1/4, D की वैल्यू आपकी कितनी आई 1। ओके, अब आपको थोड़ा सा लगेगा सर ये कैसे केमिकल इक्वेशन, हम 3/4 1/4 ये इस टाइप से तो नहीं देखते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको बिल्कुल रियल नंबर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो रियल नंबर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मुझे इस 4 को कट करना पड़ेगा, इस इक्वेशंस को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 इंटू, फिर यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी आपका 4 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से ये कट, यहाँ पे तो 4 है ही है, यहाँ से ये कट और यहाँ पे भी 4 है। तो ये आपकी रिएक्शंस बन जाएगी 3Fe प्लस 4H2O विल गिव राइज टू 1Fe3O4 प्लस 4H2। इस टाइप से आप किसी भी केमिकल रिएक्शंस को फास्ट बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट रिएक्शंस ये बैलेंस हो जाएगी। नहीं समझ में आया एक और बार कि सर हम तो एज्यूम किया B को, हम एज्यूम करना चाहते थे कि हम अगर C को एज्यूम कर लेते तो क्या होता, तो इधर देख लीजिए एज्यूम C इज इक्वल टू 1, चलिए C इज इक्वल टू 1 तो A इज इक्वल टू कितना आएगा 3, डायरेक्ट निकल जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। ओके, A इज इक्वल टू 3 आ गया, C इज इक्वल टू अगर 1 है तो इक्वेशन नंबर 3 से देखेंगे B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, B इज इक्वल टू 4, C इज इक्वल टू 1 है तो B इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। A B C और D देखेंगे तो ये तो B के इक्वल ही है तो 4 आ जाएगा। अब ये चारों वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देंगे, आपकी इक्वेशंस बैलेंस हो जाएगी। तो इस मज़ेदार ट्रिक से आप किसी भी केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। जैसे एक और क्वेश्चंस आप लेंगे, आपकी बुक के अंदर एक क्वेश्चंस दिया हुआ है कि अगर NaOH रिएक्शन करता है H2SO4 के साथ, यानी कि H2SO4 एक एसिड है और NaOH एक बेस होता है। अब एसिड और बेस क्या होता है ये हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ेंगे। NaOH एंड H2SO4 जब रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपका बनेगा Na2SO4 प्लस आपका बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अब इस केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना है। पहले तो मैं आपको ये प्रूव कर दूं कि रिएक्शंस अनबैलेंस है। यहाँ पर सोडियम एटम 1 है, यहाँ पर सोडियम एटम 2 है। फटाफट से उसी वाली ट्रिक को देखेंगे, बॉक्स के अंदर पैक करेंगे। बॉक्स के अंदर जैसे ही पैक किया उसके बाद आप एलिमेंट के आगे क्या लिख देंगे A B C एंड D।
ओके, अब एलिमेंट कितने हैं उनकी लिस्ट बना लेंगे। एक आपका सोडियम, एक है आपका ऑक्सीजन, एक है आपका हाइड्रोजन। उसके बाद हाइड्रोजन हो गया, सल्फर आ गया नेक्स्ट, बस। उसके बाद ऑक्सीजन तो आप ले ही चुके हैं, बस। अब यहाँ से आपको लिखना है, तो सोडियम के लिए लिखेंगे तो A इज इक्वल टू 2C। अपन ऑक्सीजन के लिए देखेंगे, ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है, तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका हो जाएगा A, फिर ऑक्सीजन यहाँ पर B, तो यहाँ पर 4P फिर यहाँ पर अब इधर ऑक्सीजन खत्म। अब इधर की बात करेंगे तो इज इक्वल टू के बाद यहाँ पर लेंगे आप 4C प्लस, और ऑक्सीजन कहाँ पर है, D के अंदर। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बनी, ये इक्वेशन नंबर 2 बनी। हाइड्रोजन के लिए रिएक्शंस देखेंगे तो A इज इक्वल टू 2B, A प्लस 2B विल गिव राइज टू इज इक्वल टू, एंड यहाँ पर अगर हाइड्रोजन देखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन देखेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2D। ये इक्वेशन नंबर आपकी बन जाएगी 3। सल्फर के लिए रिएक्शंस आपकी बनेगी तो B इज इक्वल टू, यहाँ पर इधर सल्फर कितना है C, बस। अब और कहीं सल्फर नहीं, मतलब B इज इक्वल टू C। ये आपकी रिएक्शन नंबर बन जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पर आपको देखना है कि जो सबसे ज़्यादा कॉमन आ रहा है, देखो इस रिएक्शंस के अंदर A है, इस इक्वेशंस के अंदर A है, इस इक्वेशंस के अंदर भी A है, मतलब यहाँ पर A बहुत ज़्यादा टाइम दिख रहा है। या फिर आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशंस के अंदर C है, इस इक्वेशंस के अंदर भी C है, और इस इक्वेशंस के अंदर भी C है। मतलब A या C, इन दोनों में से किसी एक को एज्यूम करना है। तो मैंने यहाँ पे एज्यूम किया कि एज्यूम C इज इक्वल टू 1। अगर C इज इक्वल टू 1 होगा तो A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। और अगर A इज इक्वल टू 2 आ गया तो यहाँ पर C इज इक्वल टू 1 माना तो B इज इक्वल टू भी क्या आपका आ जाएगा, 1 आ जाएगा। A की वैल्यू भी निकल गई, B की वैल्यू भी निकल गई, C की वैल्यू भी निकल गई। इसके बाद आपको D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। D की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कोई सी भी एक इक्वेशन लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 3 को चॉइस करते हैं। तो A की वैल्यू आपकी 1 प्लस 2 और B की वैल्यू आपने निकाली 1, तो 1 ही है, इज इक्वल टू 2, और D की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। 2 और 1 3 इज इक्वल टू 2D, मतलब 3/2। D इज इक्वल टू 3/2। इस टाइप से आप फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अब मैं इस रिएक्शंस के अंदर A को रिप्लेस करके यहाँ पे लिखने वाला हूँ 2, B को रिप्लेस करके हम लिखेंगे 1, और C को रिप्लेस करके हम लिखेंगे 1, और D को रिप्लेस करके मैं लिखूंगा यहाँ पर 3/2। बस अब आपको यहाँ पर 2 को कट करना है, मतलब 3/2 के अंदर बाय 2 आ रहा है तो 2 को कट करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करें तो 1 2 जा 2, यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका 2, और यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट हो जाएगा और यहाँ आपका बचेगा 3। इस टाइप से ये केमिकल रिएक्शंस आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है इस चैप्टर के अंदर तो कमेंट्स के अंदर लिखिए, और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो आज का हम चैप्टर फर्स्ट हमने रिवाइज किया, और नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट की। थैंक यू।